अगर आप भी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप ये मेरी पहली वीडियो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। आपका 50 नंबर का पेपर है और इसमें बेसिकली हम लोग पूरा जानेंगे डिटेल सिलेबस। मैंने पहली वीडियो में डिटेल सिलेबस डिस्कशन इसलिए भी किया क्योंकि किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले ये जानना हमें बहुत ज़रूरी कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस इन द सेंस कि आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना है और किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। कभी कभी हम खुद की गलती बस या फिर सामने वाली की गलती बस कुछ अनावश्यक चीज़ों को भी पढ़ डालते हैं जो कि हमारे सिलेबस या हमारे एग्जाम पैटर्न से जिसका संबंध दूर दूर तक नहीं होता। तो आज इस वीडियो में मैं कम से कम समय के अंदर पूरे सिलेबस को डिटेल में डिस्कशन करूंगा और दूसरी वीडियो से आपको मैं पूरे क्लासेज आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आप देखोगे कि 20 से 25 वीडियो के अंदर मैंने पूरे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत टॉपिक जो 50 नंबर का आपको उसको मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं इसका पहला टॉपिक बेसिकली क्या है। पहला टॉपिक की बात करो तो इसमें आपका पहला टॉपिक है शिक्षण का अर्थ और उसका उद्देश्य। शिक्षण में हम इस टॉपिक में बेसिकली क्या क्या चीज़ें सीखेंगे मैं एक बार समराइज कर देता हूं ताकि आपको उन चीज़ों को पढ़ने में थोड़ा सा अगर हम जब कुछ चीज़ों को पहले से थोड़ा समझ लेते हैं तो थोड़ा जब टॉपिक शुरू होता है तो वो चीज़ें और आसान हो जाती है, आसान लगने लगती हैं। पहले टॉपिक सीखेंगे शिक्षण का अर्थ और उसका उद्देश्य। इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे शिक्षण से संबंधित चीज़ें, शिक्षण की परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट जो शिक्षा शास्त्री विवेकानंद, सुकरात, एनएम श्रीवास्तव, इन लोगों के अनुसार शिक्षण क्या होता है और आपका एकात्मक शिक्षण क्या है, एक तंत्रात्मक शिक्षण क्या है, लोकतंत्रात्मक शिक्षण क्या है, मुक्तात्मक शिक्षण क्या है बेसिकली, और इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा क्या होती है, शिक्षा और शिक्षण में अंतर क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, शिक्षण के जो 3 पक्ष दिए गए जो हर एग्जाम में आप देखोगे लॉन्ग वाले क्वेश्चन में आता है। आपका ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, भावात्मक पक्ष क्या होता है, आपका क्रियात्मक पक्ष क्या होता है, क्रियात्मक पक्ष को और किस नाम से जाना जाता है बेसिकली, ज्ञानात्मक पक्ष के कितने अंग हैं, भावात्मक पक्ष के कितने अंग हैं, आपके क्रियात्मक पक्ष के कितने अंग हैं। ये है बेसिकली मैंने पहले चैप्टर को जो आपका टॉपिक है वो लगभग चीज़ें क्लियर कर दी। दूसरे चैप्टर में हम लोग सीखेंगे संप्रेषण। संप्रेषण में हम लोग बेसिकली क्या जानेंगे, संप्रेषण का मतलब क्या होता है कि अब आपसी बातचीत यानी आपस में हम लोग बातचीत का तरीका क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा है, जो इंपॉर्टेंट शिक्षा शास्त्री के अनुसार कौन कौन सी जो परीक्षा में हर बार देखने को मिलती है वो आपको बताऊंगा। संप्रेषण की आखिर आवश्यकता क्यों पड़े हम वो भी समझेंगे। इसका समाज में महत्व क्या है, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, कई सिद्धांत शिक्षा मनोशास्त्र ने दिया था, इन चीज़ों को लेकर के इसका हमारे शिक्षण में क्या प्रभाव है या क्या पॉजिटिव या निगेटिव इफेक्ट है, इस पर डिस्कशन करेंगे। उसके साथ इसके घटक कौन कौन से ऐसे घटक का मतलब ये कि किन किन चीज़ों का होना महत्वपूर्ण है किसी भी संप्रेषण के लिए। इसके साथ साथ हम लोग सीखेंगे ये बेसिकली चैप्टर मैंने लगभग पहले चैप्टर को लगभग क्लियर कर दिया और संप्रेषण की विधियां क्या है, प्रकार कितने प्रकार का होता है। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ूंगा आपका जो आपके डीएलएड का इंपॉर्टेंट और मैं आपको ना पढ़ाऊँ ना बताऊँ। दूसरे चैप्टर को मैंने लगभग क्लियर कर दिया। अब मैं आपको साथ डिस्कशन करूंगा तीसरे चैप्टर में। तीसरा चैप्टर आपका है शिक्षण के सिद्धांत। अगर आप किसी भी क्लास में शिक्षण करते हैं तो उसके कौन कौन से ऐसे सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम डीएलएड कर रहे हैं और डीएलएड के स्टूडेंट मतलब होता है कि हमको कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के टीचर बनना है। तो कक्षा 1 से 5 तक के हमको जो कैंडिडेट जो स्टूडेंट्स हमको बच्चों को जो पढ़ाना है उसको कौन कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना चाहिए जिसके माध्यम से हम अपने जो हमारी शिक्षण एक कला है जिसको हम इफेक्टिव बना सकें, इससे कि हमारे जो शिक्षण की जो विधि हो उसका काफ़ी इफेक्ट बच्चों के बीच हमको देखने को मिले और हम अपनी जो शिक्षण की तरीके उसको रोचकता ला सके और इसमें एक इंटरेस्ट पैदा कर सके। ये होता है बेसिक शिक्षण का सिद्धांत। कौन कौन सा सिद्धांत है बेसिकली मैं आपको मोटा मोटा बता दूं। क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है, आपका रुचि का सिद्धांत होता है, अभिप्रेरणा या प्रेरणा का सिद्धांत होता है, चयन का सिद्धांत होता है, नियोजन का सिद्धांत होता है। इसके साथ साथ आपको बताऊं जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, बालक के अंदर कौन कौन सी व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको देख करके हम जो है किस सिद्धांत का प्रयोग करें। क्योंकि मुझे पता है कि आप सबको कि किसी भी कक्षा में हर तरह के अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बालक होते, तो किस बालक के हिसाब से हमको कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हम हर किसी भी कक्षा के हर बच्चों को अपनी शिक्षण की विधि है उस तक पहुंचा सके और बच्चों को समझा सके और उनको सिखा सके। विभाजन आपका विधि, लोकतंत्रात्मक व्यवहार का विधि, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण मनोरंजन के, क्योंकि निर्माण के बाबत हमको मनोरंजन भी करना बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी बच्चे का क्लास के साथ साथ निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, क्योंकि हर एक शिक्षण का एक उद्देश्य होता। तो ये था बेसिकली हम इस टॉपिक के अंतर्गत इन चीज़ों को सीखेंगे। अगला टॉपिक आपका
मैं गारंटीड कहता हूं कि अगर आप 20 से 25 वीडियो में बने रहेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और पूरे 50 नंबर में आपको 48 से 50, मैंने खुद इस परीक्षा में 48 से 50 नंबर गेन किया उस बेस पर, और मैंने किन किन अपने जो एक्सपीरियंस के बेस पर इन चीज़ों को आपके साथ शेयर करूंगा और पढ़ाऊंगा और सिखाऊंगा। अगला है शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र क्या होता है? शिक्षण के लिए हम बहुत सी चीज़ें स्टार्टिंग से शेयर करें, सरल से जटिल की ओर, जटिल से सरल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी बहुत सारी चीज़ें पता हो जाए। मान लीजिए कोई छोटा सा बालक है, अनभिज्ञ बालक है, उसको किस तरीके से हमको सिखाना चाहिए, किस तरीके से, किस सूत्रों का प्रयोग, जैसे गणित में हम लोग जब सवाल सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे सूत्रों का प्रयोग करते हैं, वैसे शिक्षण में हमको सूत्र का प्रयोग करके हम शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। इसके बाद आपको आप देख रहे हैं अगला आपका है जो है शिक्षण की प्रविधियां। शिक्षण की प्रविधियां क्या होती है? देखिए, शिक्षण जब हम लोग करते हैं तो बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है, उन प्रविधियों के माध्यम से हम लोग शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। जैसे आपका होता है प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्नोत्तरी विधि क्या होता है? हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से, टीचर क्लास में आता है तो बच्चों से प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर कैंडिडेट देते हैं। कैंडिडेट नहीं दे पाते तो टीचर उसका उत्तर खुद देता है। ये होता है बेसिकली आपका प्रश्नोत्तर विधि। वर्णन विधि, व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि, कहानी कथन विधि, निरीक्षण विधि, उदाहरण विधि, खेल विधि, हम खेल खेलने बच्चों को सिखाते हैं। समूह चर्चा विधि, यानी समूह में चर्चा, आपस में ग्रुप डिस्कशन जिसको बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से चीज़ों को सिखाते हैं। प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, वाद विवाद, आपसी जो डिस्कशन होता है एक दूसरे से, वो विधि। भ्रमण विधि, यानी बच्चों को, हम छोटे बच्चे होते हैं तो भ्रमण कर करके, घुमा घुमा के हर चीज जगह आसपास की चीज़ों को दिखा करके बच्चों को सिखाते हैं। कार्यशाला यानी प्रयोगशाला विधि। इन सभी विधियों के माध्यम से हम सब अपने शिक्षण को काफ़ी प्रभावी तरीके से प्रयोग करते हैं, काफ़ी प्रभावी बनाते हैं। अगला जो आपका है शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम। अब ये क्या होता है? देखिए, उपागम क्या होता है या फिर नवीन विधाएं क्या होती हैं? इसमें क्या होता है बेसिकली हम नए नए तरीकों, देखिए जो भी नई विधियां हैं, नई उपागम से उन चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो बाल केंद्रित होते हैं, या फिर क्रिया आधारित विधि का, रुचिपूर्ण विधि आधारित सहभागी। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको, कुछ वर्ड थोड़ा सा समझ में नहीं आपको, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ आपको समराइज करना चाहता हूँ कि हम किन किन चीज़ों को इस वीडियो के या इस सिलेबस के अंतर्गत सीखेंगे, उन चीज़ों को मैं आपसे मोटा मोटे तरीके वो डिस्कशन करता चाह रहा हूँ। जब आप एक एक टॉपिक को देखोगे तो मैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर रखा हूँ। बहुत अच्छे बहुस्तरीय शिक्षण विधि। मैंने ज़्यादातर हर इस पेपर 2 में 48 नंबर 47 नंबर ही अपने टाइम पे गेन किया था, तो उस बेस पर भी आपको मैं चीज़ों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला आपका सूक्ष्म शिक्षण विधि। सूक्ष्म शिक्षण विधि क्या होता है? सूक्ष्म तरीके से कम टाइम के अंतर्गत हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, किस इसका महत्व क्या होता है, अगर बच्चा गलतियां कर रहा है चीज़ों को सीखने में तो हम किन तरीकों के माध्यम से हम चीज़ों को सिखा सकते हैं, इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया, इन सब चीज़ों को हम इसमें सीखेंगे। अगला है शिक्षण के सिद्धांत या फिर आधारभूत कौशल। इसमें क्या सीखेंगे? इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे कौशल्स हैं, जो बेसिकली कई ऐसे कौशल्स हैं, स्किल्स हैं, जैसे पाठ प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, बच्चों से प्रश्न कैसे बनवाना सिखाएं, व्याख्या कैसे करना सिखाएं, एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे सिखाएं, छात्र सहभागिता कौशल, यानी जिससे कि हम जो भी चीज़ें पढ़ाएं उसमें छात्र का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम हो सके, कि जब तक छात्र का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक हमारी जो शिक्षण विधि है वो सफल नहीं मानी जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ों के माध्यम से मैं क्योंकि आपसे डिस्कशन करूंगा। पुनर्बलन कौशल, पुनर्बलन की हम जब चीज़ों को सिखाते हैं तो हमको फीडबैक भी आना चाहिए। अगला है अपेक्षित अधिगम स्तर। इसके बाद है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री। कौन किस किस सामग्री का हमको प्रयोग करना चाहिए शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। उत्तम अधिगम शिक्षण की विशेषता कौन, क्या इसकी विशेषता, अच्छा अधिगम करना तो आपको किसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, शिक्षण अधिगम के सामग्री के निर्माण कैसे किया जाए, इसका प्रयोग किया कैसे किया जाए, और इसका रख रखाव बेसिकली हमको कैसे करना चाहिए, हम इन सब चीज़ों को इस चैप्टर के माध्यम से आप सभी से सीखेंगे। ये था बेसिकली ओवरऑल रिव्यू। इसका 50 नंबर का आपका पेपर है। अगर आप अच्छे से, मैं गारंटीड कहता हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ते तो आप 48 से 47 मार्क्स इस परीक्षा में गेन करोगे आउट ऑफ 50। तो ये थी बेसिकली वीडियो। कैसे लगी जरूर शेयर करिए, और उन सभी लोगों तक जरूर शेयर करिए जो लोग इस बार डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की एस्पिरेंट हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मुझे सपोर्ट देंगे तो मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का प्रयास करूँगा, हर एक सब्जेक्ट को बताने का प्रयास करूँगा। थैंक यू। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।